नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री नामा पर स्वागत करता हूं। हमारी आज काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है इस वीडियो के माध्यम से और अब आप सभी साथियों से हमारी मुलाकात इसी चैनल पर होगी। हिस्ट्री नामा पर रेगुलर मुलाकात होती रहेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है और मैं आप सभी साथियों को भारतीय इतिहास पढ़ाता हूँ। इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम इतिहास को पढ़ें, इतिहास में क्या क्या पढ़ें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी, जो भी साथी इस चैनल पर एकदम नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अब डेली क्लासेज आपको हिस्ट्री के साथ साथ सामाजिक या जी कह सकते हैं सामान्य अध्ययन या जीएस की आपको क्लासेज यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज आधुनिक दौर में हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। देखते हैं कि हमारे पास एक समय हुआ करता था जब हमें ये नहीं पता हुआ करता था कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आज के दौर में देखा जाए तो आज हमारे पास इतना सारा कंटेंट उपलब्ध है कि हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जा रही है कि हमें कितना पढ़ना है। तो उसी क्रम में पहले हम एक बार आपको थोड़ा-सा चर्चा करेंगे इस पे। एक बार हम थोड़ी-सी आपको एक कह सकते हैं ओवरव्यू देंगे कि हमें इतिहास में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे-कैसे टॉपिक्स को कवर करने हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या फिर कह सकते हैं इतिहास में हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम। जैसा कि जानते हैं कि हम इतिहास को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड उसके साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री 3 भागों में मुख्य रूप से डाला बांटा जाता है। आपको बता दिया जाए इतिहास जो है एज अ विषय के रूप में आपके आईएएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, टीजीटी, पीजीटी आदि इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो उसी क्रम में हम बढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में अगर देखा जाए जो भारत में भारतीय इतिहास का प्रारंभ माना जाता है या जो हमारे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, आयोग के सिलेबस के हिसाब से, तो उसमें हम सबसे पहला पाते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें अध्ययन करते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, फिर आपके साथ साथ हम आपको बताएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। आपको भी बता दिया जाए कि अब रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर आपको क्लासेज मिलेंगी। इतिहास के साथ साथ आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। आपके क्या है एक एक टॉपिक सीरियल वाइज ऐसे कवर किए जाएंगे जिससे आपको क्या है इजली एक ही चैनल पर आपको सारा चीज आपको मिल जाए जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क रहेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल जो सबसे पहले कह सकते हैं अ, आपको प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या कह सकते हैं ऐतिहासिक काल मुख्य रूप से 3 शब्दावली होती है। मतलब एक ऐसा कालखंड जब हमें जिस इतिहास के बारे में जानकारी हमें केवल और केवल अवशेषों के माध्यम से प्राप्त होती है। पुरावशेष के माध्यम से, साक्ष्यों के माध्यम से हमारे पास कुछ लिखित जानकारी नहीं थी उस काल से लेकर, यानी कह सकते पूरा पाषाण काल से लेकर के, ठीक है, वहां से इतिहास प्रारंभ होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके साथ साथ ब्राउन एज सिविलाइजेशन, ठीक है, चालकोलिथिक एरा, इन सब के बारे में चर्चा करते हुए उनकी मृदभांड संस्कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कुछ मोहरें हैं, लिपि हैं, या उनकी खोज कब हुई, कैसे हुई, सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ धार्मिक जीवन, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, राजनैतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। उनके धार्मिक जीवन के अंतर्गत समाधान की विधियां, सिंधु सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण हमें साक्ष्य एविडेंस प्राप्त हुए हैं, उन पर भी क्या है चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल रहे हैं जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा आदि बिंदुओं पर क्या है हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम वैदिक एरा में मूव करेंगे। ये अगला जो यूनिट आती है वैदिक एरा, वैदिक काल से, और उसमें हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक एरा कैसा रहा है, ऋग्वैदिक काल कैसा रहा है। उसके साथ साथ वेदों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, वेदों के साथ साथ अन्य वैदिक साहित्य, आरण्यक उपनिषद,
ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इन पर चर्चा करेंगे। वेद के साथ साथ उपवेद, उनके पुरोहितों पर आदि पर चर्चा करेंगे। साथ साथ वैदिक कालीन, चाहे वो पूर्व वैदिक कालीन हो चाहे वो उत्तर वैदिक कालीन हो, उनकी राजनीतिक दशा, उनका कैसा धार्मिक जीवन हुआ करता था, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, आदि बिंदुओं पर क्या है हमें एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक एरा में हमें इस पर चर्चा करनी है। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि सामाजिक ढांचा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है सामाजिक ढांचा में, तो उसमें आश्रम व्यवस्था, संस्कारों की बात है, उसके साथ साथ कुछ विवाह पद्धति आदि पर भी क्या है चर्चा करते हुए हम बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ढांचा में इतना ज़्यादा परिवर्तन होता है कि क्या है हमें बहुत ज़्यादा आडंबर दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कुछ पूरे भारत में लगभग 62 धार्मिक क्रांतियों का जन्म होता है। 62 धार्मिक क्रांतियां होती हैं और उसमें से 2 जैन और बौद्ध धर्म निकल के आते हैं, जो मुख्य रूप से भारत ही नहीं पूरे देश को, पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। तो उसी में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन हुआ था, उसमें बौद्ध धर्म में हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनका दर्शन, उनके साथ साथ कुछ प्रमुख संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की स्थापत, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्यों आदि पर क्या है चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैन धर्म में महावीर स्वामी जी से रिलेटेड उनकी शिक्षाएं, उनके दर्शन, उनके विचार, उनके उपसंप्रदायों पर क्या है चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ और प्रमुख इंपॉर्टेंट छोटे छोटे संप्रदाय रहेंगे, जैसे शैव, भागवत, शाक्त हैं, ठीक है, इन पर भी क्या है हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर चलते हुए मगध का उत्कर्ष, या कह सकते हैं 16 महाजनपद में हम देखेंगे कि मगध का कैसे उत्कर्ष हो रहा है। मगध के उत्कर्ष होने के साथ साथ उसमें हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा, नंद वंश आएगा, नंद वंश का कैसे विस्तार हो रहा है। फिर नंद वंश का पतन के साथ साथ कैसे एक चाणक्य, कह सकते हैं कौटिल्य का आगमन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति होती है, यहीं से एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण होता है, जो कि हमें क्या है मौर्य साम्राज्य के रूप में दिखाई पड़ता है। तो फिर मौर्य साम्राज्य के रूप में हम एक विस्तृत चर्चा करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक जीवन के बारे में, उनकी उत्पत्ति, उनकी उपलब्धियों, उनका साम्राज्य विस्तार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसी समय सेल्यूकस निकेटर का भारत में आक्रमण होता है, उसके साथ साथ मेगास्थनीज का भी भारत में आगमन होता है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, इन सब पर चर्चा करेंगे। फिर साथ साथ हम बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार के साथ साथ हम अशोक, महानतम मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अशोक का धर्म कैसा रहा, कलिंग के विजय के पश्चात जो उनका हृदय द्रवित होता है, हृदय परिवर्तित होता है, उसमें हम अशोक के धम्म देखेंगे, उनके अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके राज्यादेशों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके द्वारा किए गए धार्मिक जीवन, धार्मिक कार्यों के बारे में, स्तूपों के निर्माण आदि पर चर्चा करते हुए, उनके अभिलेखों पर चर्चा करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में भी क्या है हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ मौर्यकालीन प्रशासन क्या रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रही है, मौर्यकालीन सामाजिक दशा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा, यहां से आयोग बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर मौर्योत्तर काल में हम पहुंचेंगे शुंग राजवंश, कर्ण राजवंश के बारे में, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, उसके साथ साथ स्थापत्य के बारे में चर्चा करते हुए हम सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे, सातवाहन वंश के संस्कृति, उनके कल्चर के बारे में देखेंगे। फिर इसके साथ साथ हम जो बाह्य आक्रमण हो रहे हैं भारत पर, जैसे हिंद यवन आक्रमण हुआ, शक पहलो हुए, उसके साथ साथ कुषाण वंश का भारत में आगमन हुआ। तो कुषाण वंश में आप जानते हैं कि कुषाण वंश का एक महानतम शासक कनिष्क, जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, इसके बारे में भी क्या है विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ कुषाणकालीन समाज एवं संस्कृति के साथ साथ स्थापत्य कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीपीसीएस मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गांधार एवं मथुरा कला के बारे में, उसके साथ साथ उनकी मुद्राओं के बारे में भी हम क्या है एक बार चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम गुप्तों के उदय से पूर्व की भारत की राजनीतिक दशा कैसी हुआ करती थी, इस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत का कह सकते हैं स्वर्णिम, प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल जो था वो गुप्त काल था।
तो गुप्त काल और उसके साथ साथ गुप्तोत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे कि गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास क्या रहा है, प्रमुख स्रोत कौन कौन से रहे हैं। प्रमुख शासक में देखा जाए चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुप्त वंश का संस्थापक तो आप सब जानते हैं श्रीगुप्त है, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। उसके साथ साथ हम देखेंगे समुद्रगुप्त की विजय उपलब्धियों के बारे में, 5 चरणों में वो पूरे भारत को, समूचे भारत को विजित करता है, इसके बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर रामगुप्त, आप जानते हैं रामगुप्त एक बहुत कमजोर शासक हुआ करता है, नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा, हम इसी पर चर्चा करते रहेंगे। उसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे महानतम शासक, जिसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, इस पर चर्चा करते हुए हम कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और उसके साथ साथ कुछ परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर गुप्तकालीन प्रशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एंशियंट भारत में 2 प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग के बहुत ही फेवरेट पार्ट है दोनों, एक आपका मौर्य प्रशासन और दूसरा आपका क्या है, गुप्तकालीन प्रशासन। तो इस पर हम एक बार विस्तृत चर्चा करते हुए आपके साथ हम इस पर बढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, आप सभी साथियों को। किताबें भी आपको नहीं खरीदनी है क्योंकि किताबें हमने खरीद ली है, ठीक है। अब आपको क्या है, बस थोड़ा सा समय आपको हम पे विश्वास दिखाना होगा और हमें आप लोगों का साथ चाहिए, बेहतर करेंगे आपके पूरे सब्जेक्ट की समझ को, पूरे विषय की समझ को हम ऐसा कुछ करेंगे कि एक अच्छा समझ के साथ, उंगलियों पर आपके क्या है, पूरा आपके साथ इतिहास, उसके साथ साथ अन्य विषयों की भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। तो हम उसके साथ साथ गुप्तकालीन संस्कृतियों में हम प्रशासन देखेंगे कि केंद्र का प्रशासन कैसा था, राज्य का प्रशासन कैसा था, ग्राम का प्रशासन कैसा हुआ करता था, उसकी न्याय एवं सैन्य व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। साथ ही साथ आर्थिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनका भूमि राजस्व, विभिन्न प्रकार के कर हुआ करते थे, भूमि के प्रकार हुआ करती थी, इन पर भी क्या है आपको साथ चर्चा करते हुए, उनका वाणिज्यिक व्यापार कैसा हुआ करता था, मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, इन पर चर्चा करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। फिर गुप्तकालीन में हमने आपको जैसा बताया कि गुप्तकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, तो कुछ साहित्य विकास हुआ, कुछ विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान कह सकते हैं एक प्रकार से कि उस समय कुछ विज्ञान प्रौद्योगिकी में एक अच्छा विकास देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी क्या है चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर चर्चा करते हुए क्या है हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ गुप्तोत्तर काल में मगध मालवा के उत्तर गुप्त वंश शासक, कन्नौज के मौखरी राजवंश, मैत्रक वंश, पूर्ण शक्ति का उत्थान एवं पतन, इस सब के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े। साथ साथ हम पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश पर, गुप्त वंश के बाद एक जो महत्वपूर्ण वंश आता है वर्धन वंश, जिसके शासन काल में 5वीं बौद्ध संगीत का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था कन्नौज में, जिसको कन्नौज सभा के नाम से जाना जाता है। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करते हुए हर्षकालीन संस्कृतियां, प्रशासन और उनके अधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में आपको लेके चलेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल चेर पांडवों के संघर्षों के बारे में, राष्ट्रकूट वंश का उदय कैसे हो रहा है, इनके बारे में आपको क्या है पूरी चर्चा आपके साथ की जाएगी। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए होगा। चैनल पर जो भी साथी हमारे साथ नए हैं सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर हम देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की चाहे उत्पत्ति रही हो, 800 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच का काल की में हम राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, कला एवं उसके साहित्य और उसका पतन, साथ साथ चौहान वंश, छोटे छोटे बहुत सारे वंशों पर क्या करते हुए चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर आपको हम बताएंगे कि प्राचीन भारत का स्थापत्य कला कैसा हुआ कर सकता था। इकट्ठा करके एक साथ हम प्राचीन भारत के साहित्य एवं साहित्यकारों पर भी क्या है चर्चा करेंगे। फिर अब इसी के साथ एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है, एक नए वंश का जन्म हो रहा है, एक नई शासन प्रणाली का आ रहा है, और उसके साथ साथ भारत में मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो रहा है। तो आप सभी जानते हैं मध्यकालीन भारत का जो इतिहास का प्रारंभ होता है वो भारत में मुस्लिम आक्रमण या कह सकते हैं 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के सफल होने के पश्चात भारत में मध्यकालीन भारत का दौर शुरू हो जाता है। तो फिर अरब आएंगे, फिर तुर्क आएंगे, फिर गजनवी आएंगे, फिर गौरी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ ही भारत में एक अस्थाई मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है, और वहीं से भारत में सल्तनत काल
प्रारंभ हो जाता है, सल्तनत काल प्रारंभ होता है। सल्तनत काल में हम 5 वंशों के बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन पर एक बढ़िया चर्चा करते हुए क्या है आगे बढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ सल्तनत कालीन संस्कृति पर चर्चा करेंगे, उनका प्रशासन कैसा रहा, सेना कैसा रहा, न्याय और सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था, राजस्व, कर व्यवस्था, चाहे वो राजत्व सिद्धांत हो बलबन का या चाहे वो राजत्व सिद्धांत हो अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, इन पर चर्चा करते हुए हम बढ़ेंगे। फिर हम सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था, बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इन पर व्यापार, धार्मिक जीवन, साहित्य, उसके साथ साथ स्थापत्य कला, संगीत, इन सब पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े। साथ ही साथ सल्तनत काल के दरमियान ही हम क्या है बहमनी राज्य, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, इन सब पर भी चर्चा करते हुए आगे आपके साथ बढ़ेंगे। और साथ साथ विजयनगर साम्राज्य में हम संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश के प्रशासन, आर्थिक जीवन, साहित्य, भाषा एवं संस्कृति पर भी चर्चा करते हुए क्या है आगे आपसे बढ़ेंगे। साथ ही साथ सल्तनत काल के पर चर्चा करते समय हमें इस पर भी ध्यान देना है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में मिलते जरूर हैं यहाँ पर। साथ ही साथ सूफी आंदोलन से खासकर बहुत सारे छोटे छोटे अंतर रहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। चिश्ती संप्रदाय हो, सुहारवर्दी हो, फिरदौसी हो, सत्तारी हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, इन सब पर भी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे मुगल का एंट्री हो रहा है भारत में। हम देखेंगे कि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का 1526 में कैसे पराजित करता है बाबर। 1526 में बाबर कैसे इब्राहिम लोधी को पराजित करता है, और फिर बाबर का सफर के साथ, बाबर की विजयी होने के साथ भारत में मुगल काल कैसे प्रारंभ होता है, इस पर चर्चा करेंगे। मुगल काल में हम बाबर, हुमायूं, फिर हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ने में शेरशाह का रोल, शेरशाह का प्रशासन, इन पर चर्चा करते हुए फिर हम अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां और औरंगजेब पर भी क्या है चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ मुगलकालीन संस्कृतियों में मुगलकालीन शासन व्यवस्था कैसा रहा, राजत्व सिद्धांत उनका कैसा रहा है, उनके केंद्रीय प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी, जमींदारी, इन बिंदुओं पर क्या है चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि मुगलकालीन अर्थव्यवस्था कैसी रही, मुगलकालीन सिक्के, साहित्य, स्थापत्य, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन, चित्रकला, संगीत कैसा रहा, इस पर भी क्या है चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि उत्तर मुगलकालीन शासक में बहादुर शाह प्रथम हो गया, जहादुर शाह, फरूख सिया, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह आलमगीर, अहमद शाह आलमगीर सेकेंड, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो इन सब पर भी क्या है चर्चा करते हुए हम देखेंगे। और साथ ही साथ इसी के साथ हम मध्यकालीन भारत के एरा को समाप्त करते हुए आधुनिक भारत के एरा में एंट्री लेंगे। थोड़ा सा हमें उससे पहले आधुनिक भारत को करने से पहले हम सिख संप्रदाय और मराठा साम्राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मराठा प्रशासन, ठीक है, तो मराठा प्रशासन पे भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि मराठाओं के पतन के पश्चात कैसे पेशवों के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष होता है, इन पर भी चर्चा करते हुए आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर से एक नई व्यवस्था देखने को मिलती है, एक नया सिस्टम देखने को मिलता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, और यूरोपीय कंपनियों में 5 कंपनियां आती हैं, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। इन 5 कंपनियों का भारत में क्या होता है आगमन होता है, और इसी क्रम में ये आगमन होने के साथ साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन रोल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अंग्रेजों का रोल हमें देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अंग्रेजी शासन की स्थापना करवाएंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध में कैसे वो भारतीय त्रिकुट महाशक्ति को पराजित करके क्या है अपने आप को स्टेबल करते हैं। फिर भारत में क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध क्या रहेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। चाहे वो बंगाल हो, मैसूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बंगाल, मैसूर, अवध, मराठा, पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े। उसके साथ साथ 1857 की क्रांति, प्रमुख जनजाति कृषि आंदोलन के साथ साथ कांग्रेस से पहले कुछ राजनीतिक सभाओं की स्थापना हो रही है, उस पर भी क्या है चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के 3 चरणों पर चर्चा करेंगे। जो प्रारंभ में रहता है उदारवादी चरण, फिर क्या है
उग्रवादी चरण, और फिर देखते हैं गांधी युग के बारे में भी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नर जनरल, वायसराय, तीनों में बहुत सूक्ष्म सा अंतर है, इस पर भी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसा रहा है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसा रहा है, आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे हुए हैं, इन बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए क्या है हम आगे बढ़ेंगे। और इतिहास विषय की एक समझ को विकसित करते हुए ऐसा कुछ पढ़ेंगे जो एग्जाम रिलेवेंट हो, ऐसा पढ़ेंगे कि हमें मेन देखिए, हमें इतिहासकार नहीं बनना है, आपको हमें मेरा कोई इरादा नहीं है आपको मैं इतिहासकार बनूं, ये बताऊं कि आपका एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप करने की स्थिति में हो, इस समझ के साथ चैप्टर को फिनिश किया जाएगा। उसके साथ साथ भारत में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन पर भी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, साम्यवादी आंदोलन, भारत परिषद अधिनियम, भारत में होम रूल लोक की स्थापना, उसके साथ साथ लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन प्रमुख जितने भी अधिवेशन होंगे उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जहां जहां से चांस है, जो भी इंपॉर्टेंट उन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल, वायसराय जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा प्रमुख जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, इस पर भी आपको क्या है प्रकाश डालना है। उसके साथ साथ हम गांधी जी का भारत में आगमन कैसे हो रहा है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, चाहे वो चंपारण हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, रॉलेट एक्ट हो या जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, इन सब पे भी चर्चा करते हुए क्या है हम आगे बढ़े। फिर उसके बाद खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन पे भी चर्चा करेंगे, साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज, सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधी इरविन समझौता क्या रहा, कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, इन सब पर भी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करवाते हुए प्रांतीय चुनाव करवाएंगे, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी संकट, बोस जी से रिलेटेड है, फॉरवर्ड ब्लॉग, इन सब पे भी चर्चा करते हुए हम आपको देश की रियासतों के बारे में भी देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में कैसा क्या रोल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की मांग, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए क्या है हम आगे बढ़े। फिर उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, कृष्ण मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब जितने भी पॉइंट हैं, चाहे बेबल योजना हो, कैबिनेट मिशन हो, संविधान सभा हो, अंतरिम सरकार का गठन हो, स्वतंत्र भारत का इतिहास हो, भारत के संवैधानिक विकास हो, इन सब बिंदुओं पर क्या है चर्चा करते हुए आपके साथ हम क्या है बढ़ेंगे। और आधुनिक भारत की कला एवं संस्कृतियों के बारे में, इसके साथ साथ विश्व इतिहास जो कि आपके यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्या है चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा कि इतने सारा पढ़ना है हमें, कुछ नहीं है, बहुत आसान है इतिहास, इतना सारा पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस क्या है, शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, और हाँ, क्रम बहुत मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये पॉइंट पढ़ लिया, कल वो पॉइंट, पढ़ने की स्थिति में आप हो जाएंगे उस पॉइंट को कि आज ये पढ़ लिया हो, लेकिन पहले एक बार आपको सब्जेक्ट पर समय देना पड़ेगा। आपको क्या, दूसरी बात, आप साथियों से निवेदन है कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आपका यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, उसके साथ साथ आपका चाहे वो यूपीट्रिपलएससी हो, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लेके आना है, ठीक है, और उसमें देखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरा दावा है कि मैं जितना कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं सब कुछ कराने वाला हूं, ठीक है। दूसरी बात, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब कहाँ से पढ़ेंगे, उसकी टेंशन भी छोड़ दीजिए, कौन सी किताब ले लें उसकी भी टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि किताबें हमने खरीद रखी है। करना अब आपको हमारे साथ, हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि आपको अकेले करना है, करना आपको हमारे साथ है। हम आपको बस राह दिखाते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे कैसे करना है। फिर आप देखेंगे 1-2 महीने की बाद देखेंगे कि खुद ब खुद आपको जिस सब्जेक्ट से डर लगता था वो कितना प्यार है आपको, वो खुद ब खुद ही आपको पता चलेगा। तो इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ हम इस एक नई यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को प्लीज लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आ रही हो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। निःशुल्क सेवा आपको पूरी तरीके से आपके सिलेक्शन तक इस पर लगे रहेंगे हम, लगातार अंतराल पर अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कोशिश हमारी रहेगी कि बहुत जल्द आपके साथ लाइव भी जुड़ा जाए, जिससे एक प्रश्नों की श्रृंखला को भी क्या है शुरुआत की जाए, और हम आप मिल बैठ करके क्या है तैयारी को अगले चरण में आपके साथ लेकर के जाए। तो आज की क्लास को हम इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी चर्चाएं करनी है,
धीरे धीरे करके क्या है हम आपके साथ